हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, प्रोकैरियोटिक का पार्ट 4 और यूकैरियोटिक तो शुरू ही होने वाला है। चिंता की कोई बात नहीं है। तो मुबारक हो, आज आप प्रोकैरियोटिक के पार्ट 4 तक आ चुके हैं और आज के बाद हम यूकैरियोटिक शुरू कर देंगे। और बस हमें प्रोकैरियोटिक पार्ट 4 में बस बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन और क्या पढ़ना है, राइबोसोम्स पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक वाला, बस इतना ही पढ़ना है। और फिर हमें यूकैरियोटिक शुरू कर देना है। आज यूकैरियोटिक तो भाई शुरू करेंगे, जहाँ तक होगा फिर देख लेंगे। तो वीडियो पे नया है तो चैनल को लाइक करें और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा भाई बटन दबाओ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। हाँ रुको रुको रुको, अब कई बच्चे कहेंगे भाई ये एनसीईआरटी में हमें देख नहीं रहा है, हमारी तो नई नई एनसीईआरटी है, हमें तो नहीं दिख रहा है टॉपिक। तो ये टॉपिक दिखेगा नहीं, क्योंकि भाई ये टॉपिक न्यू एनसीईआरटी में डिलीट है, बिकॉज क्योंकि ये नीट के सिलेबस में है, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में ये नहीं है, तो बोर्ड के लिए आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट आप नीट देंगे तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। भैया क्यों ज़रूरत है बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करने की, आइए देखते हैं क्यों ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को हम ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। स्टेन मतलब डाई, कलर करना। कलर स्टेन मतलब जैसे देखा हो नहीं आपने, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे माइक्रोस्कोप में नहीं देखता, पहले उसे स्टेन करना पड़ता है ना। उसमें पूरा ऐसे रगड़ रगड़ के ऐसे पूरा स्टेन डाई कर करके हमें उसे देखना पड़ता है। मतलब स्टेन मतलब होता है उसमें कलर चढ़ाना, उस पर कलर करना, देन उसकी डाइंग करना। जैसे आपके बालों में बाल बुढ़ापे में हो जाते हैं सफ़ेद, क्या आपके भी बाल बुढ़ापे में हो जाते हैं सफ़ेद? तो लीजिए गोदरेज का हेयर शैम्पू, बस 2 मिनट में कर दीजिए आपके बाल काले सुनहरे लाल पीले। ओए प्रचार नहीं कर रहा मैं किसी तो यहाँ बैक्टीरिया को भी कलर कराया जा रहा है, देखते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल एनवलप, किसके बेसिस पे हो रहा है? देखिए देखिए किसके बेसिस पे हो रहा है? स्टेनिंग प्रोसीजर। भैया स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे ही हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। स्टेनिंग मतलब कलर करने के अलग अलग प्रक्रिया। हाँ हाँ, कोई भैया बालों में ऐसी कलर कर लेता है वो शैम्पू लगा के, है ना, और कोई जाता है सैलून में, भैया 5,000 वाले बाल कलर कर, है ना। तो कॉम्पोजिशन ऑफ सेल एनवलप, और भैया सेल एनवलप की कॉम्पोजिशन क्या होती है? सेल एनवलप 3 चीज़ों से मिलकर बना था। प्रोकैरियोटिक के पार्ट 1 में मैंने बताया था किस किस से मिलकर बना था, वो सेल वॉल और क्या कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स और भैया सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों से मिलकर बना था। पहले ग्लाइकोकैलिक्स आता था, फिर सेल वॉल आता था, फिर सेल मेम्ब्रेन आता था, है ना। तो ये भैया जिसने वो लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से कौन सा होगा, वो 5 होगा, 5 या 4 होगा, उसमें आपको मिल जाएगा वो बातें। तो भाई पिक्चर जिस तरीके से समझ नहीं आती बीच में देखने से, चैप्टर भी यहाँ समझ नहीं आएंगे बिना देखे पीछे का लेक्चर, तो हो जाएगा बंटा धार। फिर मत बोलना गुरुजी कुछ समझ नहीं आ रहा, उसकी गारंटी मैं नहीं लेता। हाँ सीक्वेंस देखोगे तो मेरी गारंटी। अब देखिए बैक्टीरिया, हमने पहले करा बैक्टीरिया ले लिए। अरे गुरुजी ये इनकी गोली के ना भैया, बैक्टीरिया ये छोटे छोटे सेल, ये तो दिखते भी ना है, ये तो माइक्रोस्कोप में हमने ऐसे दिखाया है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है ना। अब हमने इनमें क्या करा, क्रिस्टल वॉयलेट डाई। जैसे कोई व्यक्ति आता है, जैसे कोरियन वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं अपने बालों को पर्पल करवा लेते हैं ना, जो कोरियन गाने वाले जो लोग होते हैं, वैसे ये क्रिस्टल वॉयलेट डाई करवाया है, करा। अब भैया हमारे बाल जरा तो ना पर्पल कर दो, तो इसने करवा दिया क्रिस्टल वॉयलेट डाई, इसका नाम है। मतलब बाल कलर करने की प्रक्रिया को जैसे हम बोलते हैं डाई करवाना, वैसे ही बैक्टीरिया की कलर करने की स्टार्टिंग प्रक्रिया को बोलते हैं क्रिस्टल वॉयलेट डाई, है ना। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को पर्पल कलर से भी डाई कर सकते हैं, वॉयलेट कलर से भी डाई कर सकते हैं, रेड कलर से भी डाई कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग कलर से लोग बाल डाई करवाते हैं भाई, पर नेचुरल बाल सबसे बढ़िया होते हैं। अब देखो ये डाई होने के बाद इन पे चढ़ गया कलर, है ना। जैसे तुम भी अपने
अपना क्या करते हो, तुम भी अपना सच छुपाने के लिए झूठ का मुखौटा पहन लेते हो कि दोस्त को भनक ना लग जाए कि रात रात भर पढ़ता हूँ। पता लग गया उसे तो दिक्कत हो जाएगी। अगले दिन स्कूल में पट्टी खोल देगा मेरी। वॉशिंग विथ एल्कोहल, अब क्या होता है, अब देखो इसे वॉशिंग विथ एल्कोहल कर देते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, वॉशिंग विथ एल्कोहल। वॉशिंग विथ एल्कोहल का मतलब होता है उसे शराब में नहला देते हैं। गुरुजी शराब, शराब में, सच्ची, झूठ नहीं बोल रहा, ये देखो शराब में नहला रहे हैं, पर हम तो पानी से धुलते थे। अरे ये बैक्टीरिया भाई खतरनाक आदमी है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, कोई भी इसे दे तो मना कर दें, नहीं इससे आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ पे प्रभाव पड़ सकता है। तो जो भी इसे कंज्यूम करने के लिए कहे उसे मना कर दें और वहां से चलते बने। अब देखिए अब क्या होगा, फिर उसके बाद वॉशिंग विद अल्कोहल। अब देखिए फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा, दारू पीने के बाद दो तरह के लोग दिखते हैं। एक वो जो अपना आपा खो देते हैं, और एक वो जो कई सारी बोतलें गटकने के बाद भी ऐसे सख्त खड़े होते हैं, बिल्कुल अलबीरो दा सहनसा घर यार का। तो इसमें भी दो तरह के लोग थे। एक वो थे जो अपना झूठ छुपाए रखे थे, है ना, जैसे कि जैसे मान लीजिए ये कोई मूवी की तरह है ना, और उसमें क्या होता है वो अपना झूठ छिपाना चाहता है, बट लोग उसे क्या करते हैं, दारू पिला देते हैं जिससे वो सच उगल दे। अब देखो दारू पीने का दो तरीके के लोग होते हैं, तुम्हें पता है, एक जो सच उगलेगा क्योंकि उन्हें पता है या तो सच उगलेगा या तो नहीं उगलेगा। अब ये बंदा, इसका कलर वैसे का वैसा ही दिख रहा है, इसका मतलब ये इसने अपना सच नहीं उगला, ये डटा रहा क्योंकि ये बहुत बड़ा नशेड़ी था, इसलिए इसने इसको आदत थी तो ये अपना सच छुपा लिया। दारू पीने के बाद भी ये संभला रहा और ऐसे डटा खड़ा रहा जैसे इसे कुछ किया ही ना हो। और अल्लाह, तो बैक्टीरिया विच रिटेन हैव क्रिस्टल वायलेट डाई ग्राम पॉजिटिव वायलेट पर्पल रेड। तो वे बैक्टीरिया जो रिटेन मतलब वैसे के वैसे ही रहते हैं क्रिस्टल वायलेट डाई की तरह, उन्हें बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। जो दारू पीने के बाद भी ना लड़खड़ाएं, है ना, तो उसे उसे ही हमने क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव, कि भाई ये बंदा सही है, ये उल्टी नहीं कर रहा, ये सच की उल्टियां नहीं कर रहा, बढ़िया बंदा है ये। वॉयलेट पर्पल रेड। और एक क्या होता है भाई, एक गिलास पी लिया और उसके बाद धन धन उल्टियां धड़ 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 धड़। अब ऐसे में क्या होता है, घर वाले कुटाई करने आ जाते हैं जिसने भी पिलाई होगी। लूज क्रिस्टल वॉयलेट डाई, ये अपना आपा खो देते हैं भाई साहब, फुल बेहोशी ने घर भी लोग छोड़ने जाते हैं। और ये कलरलेस देख रहे हो, इनके रंग वंग उड़ जाता है, पसीने छूट जाते हैं पूरे के पूरे। फिर क्या होता है, फिर इनके दोस्त यार क्या करते हैं, सैफरन इन पिंक, मतलब इन्हें अच्छे से इनका मुंह धुलेंगे, इन्हें खाना वाना खिलाएंगे, इनके बाल उल सेट करेंगे और फिर इन्हें गाड़ी पे बिठाएंगे, चल भैया तुझे तेरे घर तक छोड़ दूँ, वहाँ जाके बस चुपचाप सो जाइए, वहाँ फालतू ड्रामा मत करिए। ये इसके ऊपर भी कलर आ जाता है, बट ये ग्राम नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, तो यही था आपका बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम पे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये अब हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, और ये आपका प्रोकैरियोटिक का लास्ट टॉपिक है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता क्या है। वैसे मैंने राइबोसोम डिस्कस करा था प्रोकैरियोट में, बट वहाँ पे डेप्थ में नहीं करा था, बस मैंने ये बताया था प्रोकैरियोटिक में 70s होता है, यूकैरियोटिक में 80s होता है ना। डिफरेंस में बता रहा था जब प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक चल रहा था लॉन्ग लेक्चर में भी। ठीक है, ये देखो ये सी डब्ल्यू सेल वॉल होती है, पिछले लेक्चर में भी बताया था। सीएम सेल मेम्ब्रेन होती है, मैंने इतनी बार लिख दिया है, तो मैंने उनके कैपिटल लेटर को ले लिया है। सी से सेल, एम से मेम्ब्रेन, सी से सेल, डब्ल्यू से वॉल। ठीक है, और ये क्या है, ये है राइबोसोम, की गोले गोले से जो दिख रहे हैं ना, राइबोसोम है ये। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स पाया जाता है वो 70s होता है। कौन सा होता है, 70s होता है। सभी मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे प्लीज। अटैच टू सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होते हैं। देखो ये सेल मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं
इनकी 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक की साइज होती है, मतलब 15 नैनोमीटर लेंथ होगी, 20 नैनोमीटर चौड़ाई होगी। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया भाई, नैनोमीटर है। मेम्ब्रेन लेस प्रोटीन सिंथेसाइज, नैनोमीटर का मतलब किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 1 नैनोमीटर में कितना होता है, रुक जाओ, 1 नैनोमीटर में होता है आपका, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। क्या हुआ, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी? अरे केमिस्ट्री भी पढ़नी है भाई साथ साथ, 11th क्लास में हो ना, केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी, बिना केमिस्ट्री के भी काम नहीं बनेगा। अरे गुरुजी अभी कह रहे थे बायो पढ़ लो, चैप्टर समझ में आ जाएगा। यूनिट मैंने बता दी, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है ना। वैसे ही केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है, यहाँ पे नहीं होता, बस साइज बताने के लिए होता है। तो नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, 9 मीटर मतलब देख लो कितना छोटा, 10⁻⁹। ठीक है, 1 सेंटीमीटर तो वो इतना सही होता है, और ये तो आया 10⁻⁹ मीटर, हाथ में ही नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप लगेगा भाई इसको देखने के लिए, ऑब्वियसली सी बात है। वहीं ये अमाउंट प्लस में होता तो बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो 70s में होता है 30s एंड 50s, स्मॉलर और लार्जर। 30s होता है सबसे छोटा, 50s होता है लार्जर, 50s होता है लार्जर। तो दोस्तों मैं मजाक करता हूँ, सीरियस मत लेना मेरी बातों को। पॉलीजोम्स, पॉलीराइबोसोम्स, मैनी राइबोसोम्स प्रेजेंट इन सिंगल एमआरएनए। देखो ये जो 70s है ना, ये 30s वाली छोटी यूनिट है और 50s वाली लार्जर यूनिट है। तो भैया 50 और 30 80 क्यों नहीं हुए? 50 30 तो 80 होता है, आपकी मैथ गलत है कि 70 क्यों है फिर? बेटा मेरी मैथ गलत नहीं है, ये साइंटिस्टों की कैलकुलेशन के थ्रू 70s आया है, इसका तो प्रूफ नहीं है, बट हाँ मैं इसे समझा सकता हूँ कि कैसे आया है ये 70s। देखिए मान लीजिए 50s है, अब 50s का कुछ ऐसा शेप है, देखिए ऐसा, मतलब ये मान लीजिए जैसे एक सोफे टाइप का, ऐसे गोल बोल टाइप की नहीं आती जिसमें सोफा सा, जिसमें बीच में थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है ना। अब उस पे आके तुम बैठ गए तो ऑलरेडी जितना एरिया, इतना एरिया जो घटा हुआ था, इतना इतना एरिया, कितना एरिया, इतना एरिया, देखिए यहाँ पे कहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे बनाता हूँ ज़्यादा अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, ऐसा सेब जैसा स्ट्रक्चर दिखा, सेब शेप, सेब 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 शेब, एप्पल 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 खाने वाला एप्पल, उसके जैसे स्ट्रक्चर मान लीजिए। अब मान लीजिए इसकी यूनिट है 50s, और अब आया 30s, ऐसे आया आया, ये आ गया आपको 30s। तो भैया ज़्यादा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो इतना एरिया इसका ऐसे था, तो पहले तो इतने एरिया को ये कवर करेगा, जिसके कारण इसका वेट पूरा का पूरा इतना का इतना ही रहेगा, इतना एरिया तो इसके पास ही रहेगा, है ना, इतना हो जाएगा। अब बचा ये, फिर इसको मान लीजिए आप, इतना एरिया ये खाएगा, तो इतना एरिया खाएगा तो फिर ये मान लीजिए 20 ही हो जाएगा एक तरीके से, तो 50 20 70 एक समझने का तरीका है। पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम्स, मैनी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन सिंगल एमआरएनए। एमआरएनए डीएनए से मिलके बनता है, जिसको हम प्रोसेस में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, चैप्टर का नाम भी बता दें, देखो तो आप इसे पढ़ेंगे कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। तो एमआरएनए में जब सिंगल एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स आ जाते हैं तो उससे मिलके बनता है प्रोटीन। ठीक है भैया, ये एस क्या है? एस होता है सिडबर्ग यूनिट। सिडबर्ग यूनिट, सिडबर्ग यूनिट का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब मान लीजिए आपने ना आम का जूस बनाया, गर्मी का मौसम चल रहा है, आपने बनाया आम का जूस, मतलब अच्छा जूस बनाया, ऐसा नहीं बनाया वो फ्रूटी सी बना दी, पानी जैसा, पानी नहीं, अच्छा मोटा बिल्कुल। और आपने उसमें क्या करे कि एक तो काजू बादाम को पीस के डाला, और कुछ काजू बादाम को आपने सादा ही डाल दिया, मतलब बिना खोट पीस के, बिना उसको खोटे पीसे साबुत ही डाल दिए। और जब आपने जूस को ऐसे से घुमाया
अच्छा, घुर्र, घूं, 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 घूं। आपने जब उसे घुमाया तो आप ही बताइए कि भैया घूमने के बाद कौन सी चीज ऊपर रहेगी और कौन सी चीज नीचे रहेगी। ऑब्वियसली सी बात है, जो आपकी थर्ड जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है वो तो ऊपर आ जाएगी। अरे मान ले मेरे भाई, कैसे बताऊं, जैसे पानी में कभी मिट्टी डाली, मिट्टी, तो मिट्टी जब पानी को ऐसे घुमाते हो तो मिट्टी के कण ऊपर आ जाते हैं। जब पानी शांत रहता है तब तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, बट जब पानी के कण ऐसे से गोल 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 घुमाते हो तो पानी जो जो मिट्टी के जो कण हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं, है ना। और जो बड़ा वाला पार्टिकल है वो नीचे की ओर बैठ जाएगा। मतलब, और मान लीजिए आप पानी को ऐसे घुमा रहे हैं, और अपने पानी में मिट्टी डाली और एक बजरी और डाल दी। पानी में मिट्टी तो डाली थी, रेत और बजरी और डाल दी। अब रेत तो भैया गुली नहीं है, जिससे जब घुमाओगे तो वो ऊपर को आ जाएगी, पर बजरी थोड़ी ना उड़ के ऐसे ऊपर को आएगी। अरे ले जादू हो रहा है, ऊपर को आ रही है, ऊपर को नहीं ना। आप ऐसे ऐसे मान लीजिए ये एक गिलास है, अब जब इसमें आप ऐसे घुमाओगे, ऐसे से घुमाओगे, ऐसे से घुमाओगे तो क्या होगा, बजरी तो भाई इतनी भारी वो थोड़ी ना ऊपर को उड़ेगी। उड़ रही है, उड़ रही कि इसके संग उड़ने लगेगी, उड़ेगी नहीं, वो थोड़ी बहुत नीचे हिल सकती है हल्की फुल्की, बट वो उड़ेगी नहीं कि ऊपर को आने लगी। अरे ऊपर को आ गई, देख मुझे दिख गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे छू गई, छू गई, आ गई, आ गई, कुछ नहीं आएगा। सिर्फ जो रेत के पार्टिकल है ना, जो सैंड के पार्टिकल है, वो ऊपर की ओर आ जाएंगे। तो यही होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो जो भारी चीज़ है वो नीचे की ओर बैठ जाएगी, जो हल्की चीज़ है ऊपर की ओर आ जाएगी। तो इसी का मतलब होता है सिडबर्ग यूनिट सेडिमेंट कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली हम मेजर करते हैं साइज ऑफ डेंसिटी, मतलब वजन की डेंसिटी को हम इसमें मेजर करते हैं। तो दोस्तों यही था प्रोकैरियोट में। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, यूकैरियोट। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे हाँ भाई, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? छुट्टी हो गई भाई, पूरा बल्ले बल्ले, छुट्टी हो गई गुरु जी। अभी तो बोला आपने अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे, आज प्रोकैरियोट तक रखते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ हो गई है लंबी। और अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कल, यूकैरियोटिक पढ़ेंगे बड़े आराम से, ठीक है ना। तो कल लेक्चर नंबर 8 से ही फ्रेश स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक का। छुट्टी, जाओ मौज करो, जाओ जाओ सो जाओ, पढ़ के जाओ। तो जो वीडियो पे नए आए हैं, जिन्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय, चले जाओ।